मैम, मैंने तो आपका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और मुझे पता है टैलेंट और स्किल्स का भंडार हैं आप। मुझे लगता है मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ यही हो सकता है कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसने आपको मोटिवेट किया था और आपके फादर का कितना रोल है आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में? सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, मेरी माताजी का भी मेरी लाइफ में एक बड़ा रोल है। मतलब ये जो आपका कथक के प्रति जो रुझान था ये बचपन से मेरी मदर जो है वो भी कथक सीखी हुई थी, तो ये सबका ख्याल था कि अगर बच्चों को यंग एज में किसी विधा में डाल दो तो वो डिसिप्लिन भी रहते हैं और फॉर अ वुमन इट्स गुड टू हैव अ ग्रेस। यहाँ से बॉलीवुड तक का सफ़र क्या चैलेंजेस थे, है ना? कितना डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि आपको स्क्रीन पे भी रहना है तो आपको यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक फिट, यू हैव टू बी मेंटली वेरी शार्प। टी सीरीज़ का पहला म्यूज़िक वीडियो मैंने किया था वफ़ा नाराज़ जो कि जुबिन नौटियाल ने गाया है। हालांकि राघव जुयाल हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड की हैं, उर्वशी रौतेला, ये बहुत अच्छा नाम करता है। राघव ने सोचा कि मैं उत्तराखंड के पहाड़ से जाकर इंडस्ट्री में उन्होंने डांस शो से शुरू किया और राघव मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जो हमारे एक्टर्स हैं उनके बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बजाय कि बाहर वालों को कम काम दिया जाता है। ठीक है, वी बॉन्ड सिल्वर स्पून, पर हमारे कंधे पे एक बस्ता भी दिया गया है जो हमें उस रेस को पार करने तक अपने कंधे पर लेकर ही दौड़ना है। अच्छा, आरुषि कास्टिंग काउच के बारे में बात करना चाहेंगे। इज इट अ मिथ और रियलिटी? I would say that it's all about how you dealing with yourself and how you presenting yourself. तो आपका जो 4 करोड़ का जो एक फॉर्जरी का केस हुआ था, किसी मुंबई के प्रोड्यूसर ने आपसे लिया था। मुझे तो लगता है कि आपके मेरे से ज़्यादा दर्शकों को पता होगा क्योंकि वो इतना छपा है, सबने पढ़ के अच्छी केस स्टडी बना ली है। क्या हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि क्योंकि आप हमेशा महिलाओं के लिए बात करती हैं, जितनी सशक्त मेरी उत्तराखंड की महिला है उतना सशक्त कोई नहीं हो सकता। हम अपनी महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए, है ना, और उन्हें किस तरीके से आप प्रेरणा दे सकती हैं? बहुत फ़नी बात ये है कि मेरी हिमश्री की मुंबई में जो टीम भी है उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अब मेरे को पहली बार फर्स्ट प्राइज मिला है। मुझे सेकंड प्राइज मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मुझे पहली बार सेकंड प्राइज मिला है। मैंने एक बांसुरी बनाई है मंडाला आर्ट में। अच्छा। मेरा नाम भावना है। पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें हम ब्यूटी विद ब्रेन कह सकते हैं। ये है आरुषि निशंक मैम। आरुषि निशंक मैम एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने सिनेमा में न जाने अपना कितना अच्छा नाम रोशन किया है, और अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट में, उन्होंने उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इन्वायरमेंट की बात करें, मैम सबसे आगे रहती हैं। चलिए मैम से सीधा बातचीत करते हैं। आरुषि मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी कि आप अपने इम्पॉर्टेंट स्केड्यूल से आप हमारे स्टूडियो में आई मैम। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स ट्रूली माय प्लेजर। आरुषि मैम, मैंने तो आपका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और मुझे पता है टैलेंट और स्किल्स का भंडार हैं आप। तो मैम अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आजकल मेरे दर्शक मेरे बारे में जानते हैं, बट मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल भी हूँ। और मुझे लगता है मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ यही हो सकता है कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ तो ये जो पूरी जर्नी है, जो गंगा से गंगा सागर तक, उत्तराखंड से जो मुंबई तक की जो जर्नी है वो मैंने तय करी है। और कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म मेकिंग हो, चाहे बीइंग एन एक्टर हो, चाहे स्पर्श गंगा के माध्यम से हो, चाहे देश दुनिया में घूम घूम के लोगों को जागृत करना हो, हम अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हाउ इन अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन हम अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें। ओके, ठीक है आरुषि मैम, हम चलते हैं थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड में चलते हैं, है ना? रिकॉल करने की कोशिश करना कोई ऐसी मेमोरी जिसने आपको किया होगा कि यार मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है या मुझे एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, तो
वो कौन सी चीज़ें हैं जिसने आपको मोटिवेट किया था, और आपके फादर का कितना रोल है आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में? मैं ये बात ज़रूर आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरा चाइल्डहुड बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, मेरी माताजी का भी मेरी लाइफ में एक बड़ा रोल है। और क्योंकि हमारे परिवार में हमेशा से कला, साहित्य, संस्कृति की बात होती रही है। हमारे डाइनिंग पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं होते हैं या होते थे, लोगों को शायद ये गलत फहमी है। बहुत क्रिएटिव फैमिली है, और बहुत लार्ज लेवल पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है। और बिकॉज़ मेरी मदर जो है वो खुद बहुत डिसिप्लिन थी, वो टीचर और प्रिंसिपल थी, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट स्कूलिंग आई हैड। तो और पिताजी ने हमेशा कोशिश करी है कि हम लोग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें उसके लिए उन्होंने हमें एक बहुत ही संरक्षित माहौल दिया, और हमें इस बात की लिबर्टी दी कि हम तीनों बहनें जो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहें हम बढ़ सके। तो आई एम अटरली वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच फैमिली। बचपन की बातें, यादें और एक्टर बनने की बात रही तो मैं हर उस बच्चे की तरह थी या हूँ जिसने हर मैजिक पे बिलीव किया। एंड आई थिंक मैंने वो मैजिक को जीने की कोशिश करी, इसीलिए मैंने जो चाहा, जहाँ पहुँचना चाहा, उसके लिए कोशिश करी। और जब मैंने उस मैजिक में बिलीव किया तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने भी मेरा साथ दिया। पर मैं एक्टर कभी नहीं बनना चाहती थी। Really? वो नहीं, कभी नहीं। आप बहुत कम लोग जानते हैं मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, जिसके लिए मैं तैयारी भी कर रही थी। और जैसा आप सोचते हो कई बार बदलता है, और इसीलिए मैं आने वाली जनरेशन को भी बोलना चाहूँगी कि नेवर स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ड्रीमिंग, यू नो। ये जो जर्नी है ना, ये बहुत खूबसूरत है। इट्स अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी। तो आप कई बार नए लोगों से मिलते हैं, नई परिस्थितियों में आते हैं, और आपका किस तरीके से आप शेप अप होते हैं, किस तरीके से आपकी दिशा और दशा बदलती है। तो अपने आप को कभी फ्री फ्लो होने देना चाहिए। मैंने वो किया, एंड यही रीज़न है कि मैं काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर पा रही हूँ। कोई रोल मॉडल आपका एक्टिंग में? एक्टिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, बट सर्टनली माय फादर एंड माय पेरेंट्स हैज़ बीन माय रोल मॉडल। बाकी मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। कम लोग जानते होंगे, मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। तो मेरे रोल मॉडल और मेरी परिस्थितियों के हिसाब से कई बार बदलते भी रहते हैं, बट सर्टनली आई हैव सीन माय फादर किस तरीके से एक बहुत छोटे से परिवार से उन्होंने आकर एक लेगेसी को क्रिएट किया, और सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए उन्होंने किस तरीके से उसको एक गौरव दिलाने वाली जो है वो पोर्टफोलियोज़ पे भी काम किया। तो सर्टनली ही इज़ वन ऑफ माय रोल मॉडल। ओके। अच्छा आरुषि मैम, मैंने आपको आपका कथक डांस परफॉर्मेंस देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुली आप परफॉर्म करती हैं। और मतलब ये जो आपका कथक के प्रति जो रुझान था, ये बचपन से था या पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हमें अपनी बेटी को ये सिखाना है? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर में बहुत ऐसा माहौल था, और मेरी मदर जो है वो भी कथक सीखी हुई थी। तो ये सबका ख्याल था कि अगर बच्चों को यंग एज में किसी विधा में डाल दो तो वो डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं, और फॉर अ वुमन इट्स गुड टू हैव अ ग्रेस। तो मुझे कथक मैं जब 8th स्टैंडर्ड की थी तब मैंने शुरू किया था, और पंडित बिरजू महाराज जी से भी मैंने दीक्षा ली है। पंडित बिरजू महाराज जी की बहुत सारी जो कथक बैलेज थे, बहुत सारी उनकी रचनाएं थीं, जिसमें वासव दत्ता था, वो भी मैंने एज एन लीड एक्टर किया है उसको। उसके अलावा मैं 15 से ज़्यादा देशों में जो है वो गंगा अवतरण के ज़रिए मैं घूम के आई, ICCR की ग्रेडेड आर्टिस्ट बनी। तो देश और दुनिया घूमने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि कहाँ हम लैक करते हैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, और एज अ यू नो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया हम कहाँ लैक कर रहे हैं और क्या और चीज़ें हो सकती हैं। तो खूबसूरत जर्नी रही है मेरी, और या आई मीन समय समय पर चीज़ें जुड़ती चली गई। बॉलीवुड में आपने अपनी किस्मत आजमाई और बहुत ही अच्छे एल्बम्स में आपने काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम आपने किया है। थैंक यू। तो आरुषि मैम, एक सिंपल जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, ये एक पहाड़ी राज्य है जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही सिंपल है यहाँ के लोग। यहाँ से बॉलीवुड तक का सफ़र, क्या चैलेंजेस थे, है ना, कितना डिफ़िकल्ट होता है वहाँ की लाइफ में एडजस्ट करना? कोई भी फील्ड आसान नहीं होता। इट्स सर्टेनली डिफरेंट चैलेंजेस। जब एक एक्टर होता है तो उसके लिए बहुत डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं,
क्योंकि आपको स्क्रीन पे भी रहना है, तो आपको यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक फिट, यू हैव टू बी मेंटली वेरी शार्प। अभी यहाँ पर हम बैठे हैं, मुझे नहीं पता मुझसे नेक्स्ट क्या पूछने वाली है और मैं क्या बोल दूंगी और कल के दिन में फिर मैं ट्रोल हो जाऊंगी। सो एज एन सोशल और पब्लिक फिगर और एज एन एक्टर वी ऑल हैव टू बी वेरी अटेंटिव। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन, एंड क्योंकि ये प्रोफेशन इतना चैलेंजिंग है, हर बार आप कुछ नया पाते हो, तो इसीलिए एक्साइटिंग भी है, क्योंकि आप हर बार बेटर बेस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सच बताऊँ तो मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो मैंने नहीं चुना था अपने लिए, एंड बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। टी सीरीज़ का पहला म्यूज़िक वीडियो मैंने किया था वफ़ा नाराज़, जो कि ज़ुबिन नौटियाल ने गाया है। हिमांशु कोहली जो मेरे एक्टर थे, और मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं थी वो गाना करने के लिए, और मैं बोलती थी यार ये तो मतलब ये तो सिर्फ ऑटो वाले सुनने वाले और कोई सुनेगा नहीं। तो मुझे सभी लोगों ने, बल्कि भूषण जी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उस बात के लिए, इट्स लाइक अ फैमिली। और भूषण जी ने बोला कि ट्रस्ट मी, ये गाना अच्छा है, ये दिस विल वर्क आउट। एंड देन जुबिन से भी बात हुई, जुबिन इज़ अ डियर फ्रेंड, और फॉर्चुनेटली आई गॉट दिस सॉन्ग। और वफ़ा नाराज़ मेरे लिए बहुत अच्छा करके गया, और आज शायद कुछ 400 मिलियन प्लस व्यूज़ उस गाने पे हैं। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। तो चैलेंजिंग था बट ब्यूटिफुल, सर्टनली, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं और बात है गंगा से गंगा सागर तक की, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कोप लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म बहुत लिमिटेड है। दैट इज़ अ रीज़न कि जब मैं मुंबई गई और मैंने प्रोडक्शन हाउस हिमश्री फिल्म, जो मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है, हम लोगों ने पहला शो किया था। उसके माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे यहाँ किन चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें हम और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ के एक्टर और टैलेंट को भी मुंबई में राइट प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए हिमश्री फिल्म्स काफ़ी कोशिशें कर रहा है, और जब भी कुछ होता है तो हम हिमश्री फिल्म के माध्यम से लोगों को कास्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे स्टोरी राइटिंग हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। तो आसान तो नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड से पहाड़ से वहाँ तक सागर तक पहुँचना आसान नहीं, लेकिन आसान क्या रहा है ज़िंदगी में। एग्जैक्टली। हालांकि राघव जुयाल हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड के ही हैं। उर्वशी रौतेला, ये बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, है ना। अगर राघव जुयाल की बात की जाए, पहले वो डांस में आए थे, देन नाउ एक्टिंग में उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, हमारी पहाड़ी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राघव इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसको मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हमारी जो लोग हैं ना, वो बहुत कर्मठ होते हैं, उनमें बहुत जिजीविषा होती है। आई मीन टू से उनमें बड़ा रेजिलियंस होता है, और राघव उस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर राघव ने सोचा कि मैं उत्तराखंड के पहाड़ से जाकर इंडस्ट्री में, उन्होंने डांस शो से शुरू किया, और राघव मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम उत्तराखंड से आते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सेम विजन और वो सेम रेजिलियंस हम लोग शेयर करते हैं। और कई बार मज़े में बात भी करते हैं कि यार पूरे उत्तराखंड को इधर लेके आना चाहिए, हम लोगों में इतना टैलेंट है, हम लोग इतने रेजिलियंट हैं। तो एक लड़के ने कोशिश करी, शुरुआत करी यहाँ से, एंड नाउ ही इज़ सो बिग एंड ही इज़ डूइंग सो गुड इन हिज लाइफ। तो राघव को देखकर मुझे लगता है कि हम सबको काफ़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बिल्कुल, उर्वशी, शायद कई यूथ को मिल रहा होगा उनसे मोटिवेशन। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो है आपके नेपोटिज्म के बारे में, है ना। बिकॉज आपने बॉलीवुड में वहाँ काम किया है, तो लगता है ये है कि जो हमारे एक्टर्स हैं उनके बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बजाय कि बाहर वालों को कम काम दिया जाता है। कुछ इस तरीके का होता है इंडस्ट्री में। मैं क्या नेपोटिज्म के बारे में बात करूँ, मैं तो कई बार खुद नहीं समझ पाती हूँ कि मैं नेपो किड हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि मैं मुंबई जाती हूँ तो मेरे कोई बाप दादा एक्टर तो नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, तो मैं वहाँ के लिए नेपो किड नहीं हूँ। बट मैं नॉर्थ आती हूँ तो मैं नेपो किड हो जाती हूँ। तो आई एम माई सेल्फ स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी कि मैं कौन हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को एक खांचे में डाल देना कोई अच्छी बात होती है, क्योंकि हम सभी लोग, आज जितने लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एवरीबडी हैज़ देयर ओन डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस एंड डिफरेंट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग टू देयर लाइफ। आप कभी भी इस बात से किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर इनके पास में ये अपॉर्चुनिटी थी तो ये बात 100% गारंटीड होती है कि उनको सक्सेस मिल जाएगी। हमने बहुत सारे बड़े बड़े नेपो किड देखे हैं इन फिल्म इंडस्ट्री।
जिनको अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन वो नहीं कर पाए। तो नेपोटिज्म, ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ मैं भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं निशंक परिवार में पैदा हुई, मेरे हाथ में एक लेगेसी है, कंधे पे बहुत बड़ा बोझ है उस बात का। तो हम जब भी इस रेस में भाग रहे होते हैं, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आप पैदा हुए हो तो दूसरे आदमी को एक बस्ता नहीं दिया गया। हमारे मुंह में ज़रूर सिल्वर स्पून है, ठीक है, वी बॉर्न सिल्वर स्पून, पर हमारे कंधे पे एक बस्ता भी दिया गया है जो हमें उस रेस को पार करने तक अपने कंधे पर लेकर ही दौड़ना है। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक चैलेंज। वो बोझ आपको नहीं दिया गया और हम किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते कि हम किस बोझ के साथ दौड़ रहे हैं। इट्स इक्वल। वो कहते हैं ना, वो रेस कहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ कर्व होता है वहाँ लोगों को आगे और पीछे किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। और बाकी यार ग्रैटिट्यूड होना चाहिए ज़िंदगी में। जो आपको मिला है मुझे नहीं मिला, जो मुझे मिला वो आपको नहीं मिला, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। और आरुषि वैसे भी क्या है कि जो व्यूअर्स हैं वो देखना भी स्टार्स के बच्चों को ही चाहते हैं। जैसे आप करीना कपूर की बात करें तो पैपराजी वगैरह सब पहुंच जाते हैं, जो वो तैमूर क्या कर रहा है, कहाँ क्रिकेट खेल रहा है, कौन से स्कूल में जा रहे हैं। तो वो एक मानसिकता बनी है कि जो व्यूअर्स हैं वो चाहते भी कि स्टार किड्स क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म वहाँ पर ये खुद ही फेवरेबल बना रहे हैं, ऐसा आई काइंड ऑफ एग्री। देखिए सच बात ये भी है कि आप किसी भी इंसान के बारे में वो क्या खाता है क्या पीता है आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट एक सेलिब्रिटी क्या खाता है क्या पीता है, उसके बच्चे हम कपड़े रिपीट करते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं, हम कुछ खाते हैं तो हम ट्रोल हो जाते हैं, हम पोस्ट डालते हैं तो हम ट्रोल हो जाते हैं, हम पोस्ट नहीं डालते तो हम ट्रोल हो जाते हैं। तो ये ना एक बर्डन भी है और लोगों को एक फ्रेश लैंडस्केप से भी देखना ही चाहिए इन चीज़ों को। पर समय बदल रहा है। आप ये देखो कि OTT प्लेटफॉर्म्स के आते ही जो स्टारडम था, नाउ द OTT स्टार्स आर ऑल्सो वेरी वायरल एंड पॉपुलर। हमने राघव की बात करी, राघव ऑल्सो डिड लॉट ऑफ गुड OTT शोज़ किए उसने। हम और लोग देवेंदु शर्मा की बात करें, वो मेरे शो में भी थे, लाइफ हिल गई में हमने उनको कास्ट किया था। वो मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर से निकल के आए और उन्होंने शो के माध्यम से एक बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करी। प्यार का पंचनामा में वो थे, लेकिन मिर्ज़ापुर ने उनको एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी दी। तो ये समय बदल रहा है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन। उनको भी जब आप OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हो तो आप उनके फेस को पहचानना शुरू कर देते। तो अभी समय बदल गया है। मुझे लगता है कि हम उस समय में आ गए हैं कि अगर कुछ भी फ्रेश आपको दिखेगा मिलेगा ना, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट। अभी लोग टायर्ड हैं वही पुरानी चीज़ें देखकर, पुराने लोगों को देखकर, पुराने कंटेंट देखकर। तो नई कहानियाँ चाहिए, नए चेहरे चाहिए, लोग देखना चाहते हैं। अच्छा आरुषि, कास्टिंग काउच के बारे में बात करना चाहेंगे। इज इट अ मिथ और रियलिटी? I would say that it's all about how you dealing with yourself and how you presenting yourself. रही बात फिल्म इंडस्ट्री की, हम लोगों ने तो कॉर्पोरेट के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। ये दुनिया बहुत सेफ़ भी हो सकती है और बहुत अनसेफ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी बाउंड्रीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और मैं अभी भी यही बात कर रही थी कि जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हो और बहुत कम उम्र में बच्चे आ जाते हैं, टीवी इंडस्ट्री में 16-16 साल के बच्चे भी होते हैं, तो आप में वो मैच्योरिटी नहीं होती, अच्छे बुरे को समझने की समझ नहीं होती, कुछ बुरा हो जाए तो उसको ग्रैब करने की, उसको हैंडल करने की समझ नहीं होती। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट शुड सपोर्ट, आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। मुझे बहुत साल लग गए अपने लिए एक राइट फिल्म फिगर आउट करने के लिए। मैंने म्यूज़िक वीडियोस किया, मुझे बहुत कुछ बड़ी पिक्चरों के और कुछ नॉर्मल एवरेज पिक्चरों के ऑफर आए जो हमने नहीं किए। आई एम नोबडी टू से नो टू द फिल्म्स, बट मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट अ राइट फिट फॉर द फिल्म। तो आपको एक अच्छी पिक्चर, एक अच्छा शो पाने में बहुत समय लग जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट फिट। उस समय में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग का, आप अपने मन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आरुषि मैम, एक्चुअली मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ बिकॉज हमारे पहाड़ में बहुत टैलेंट है। एटलीस्ट जब आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आपको वो चैलेंजेस पता होना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से। अच्छा मैम, एक आपका जो 4 करोड़ का जो एक फॉर्जरी का केस हुआ था, किसी मुंबई के प्रोड्यूसर ने आपसे लिया था, है ना? तो वो क्या केस था मैम, उसके बारे में थोड़ा मुझे तो बताएंगे? लगता है कि आपके मेरे से ज़्यादा दर्शकों को पता होगा, क्योंकि वो इतना छपा है, सबने पढ़ के अच्छी केस स्टडी बना ली है। मतलब इस तरीके But के होते हैं, मतलब Of course, it's not only about film industry.
हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं या आप बुरे लोगों के साथ काम करें। और एक समझ, मैंने ज़िंदगी में काफ़ी गलतियाँ करी होंगी, लेकिन आई एम ओनिंग एवरी मिस्टेक आई हैव डन। अगर मैंने लोगों को समझने में गलती करी या देरी करी, वो मैंने ओन किया, क्योंकि मुझे उससे सीखने का मौका मिला, मुझे उससे बेहतर इंसान बनने का मौका मिला। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बूढ़े तब नहीं होते जब आपकी उम्र हो जाती है, आप बूढ़े तब होते हैं जब आपको लगता है कि आपको अब सब कुछ आ गया, यू आर परफेक्ट। और हम सब बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी हो ज़रूरी नहीं है, बट हर बुरी चीज़, हर डाउनफॉल भी आपको कुछ सिखाता है और एक बेटर इंसान बनाता है। तो आरुषि मैम, मतलब जो आजकल के बच्चे हैं, आप उन्हें ये कहना चाहेंगे कि मतलब हर व्यक्ति पे ना ट्रस्ट करें, है ना, वो चीज़ वो एक बहुत ही संभल कर अगर चलना है तो इस इंडस्ट्री में चले, है ना, बिल्कुल क्योंकि, बिल्कुल, है ना, उन बिल्कुल। गलतियों से शायद वो सीख सकते हैं। और अपना मनोबल भी ना तोड़ें, अपना मनोबल भी कम ना करें। इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस। हर रोज़ 1% बेटर होने की कोशिश करें। मैं तो काजन में बिलीव करती हूँ। काजन ऑलवेज सेज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो हर रोज़ 1% भी आप करेंगे, 1% भी बढ़ेंगे, वो भी बहुत बड़ा होता है। और थकिए मत, हारिए मत। इंसान कितना सक्सेसफुल है, ये बात हार्ड वर्क नहीं डिसाइड करता है, उसका रेजिलियंस डिसाइड करता है कि वो कितनी जल्दी हाथ झाड़ के दोबारा गिरने के लिए खड़ा हो रहा है और उसका मनोबल नहीं टूट रहा है। सो रेजिलियंस रखो। सबकी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा फेज़ आता है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग इन माई लाइफ, बट आई थिंक मैंने धीरे धीरे अपने रेजिलियंस को ग्रो किया। और मैं आज भी बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, हम गिरने के लिए तैयार हैं, गिरेंगे, क्योंकि उठना है दोबारा। आरुषि मैम, आप हमेशा वेमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, है ना, वेमेन लीडरशिप की बात बहुत खुलकर आप बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। मैम, पहाड़ों की महिलाओं की बहुत समस्याएं हैं, है ना, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, और आपने देखा होगा कि मेडिकल फैसिलिटी की वहाँ पर अगर कोई फैसिलिटी नहीं होती तो प्रेग्नेंट जो महिला होती है ना, कई आपने केसेस देखे होंगे कि वो अपना बच्चा खो देती है, उनकी लाइफ चली जाती है। तो क्या हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि, क्योंकि आप हमेशा महिलाओं के लिए बात करती हैं, तो आप कुछ ऐसे मुद्दे भी अपने मीडिया के थ्रू उठाएंगी? नॉट ओनली दैट, हम सिर्फ फ़िल्में बनाने में ही विश्वास नहीं रखते। और मैं कहती हूँ कि फ़िल्में आज की डेट में ज़रूरी इसके लिए हो गई हैं क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक चीज़ है, बट हम विचारधारा की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक आइडियोलॉजी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो यंग जनरेशन है, इसको सही तरीके से सोचना और उनको सही नॉलेज पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उसके लिए मीडिया एंड फिल्म इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्टनली हम बहुत सारी ऐसी पिक्चरें भी बना रहे हैं, बट उसके अलावा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट जब आप बात कर रही हैं, तो जितनी सशक्त मेरी उत्तराखंड की महिला है, उतना सशक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं महिलाओं में गौरा देवी भी थी जिन्होंने हर एक पेड़ को सीने से लगा के पूरे विश्व को चिपको आंदोलन दिया है। सो वी आर फ्रॉम दैट प्राउड लिनिएज। हम उस संस्कृति, सभ्यता और उस राज्य से आते हैं। तो पहाड़ की महिलाओं को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम जो है सशक्त महिला हो। पर वुमेन एम्पावरमेंट जब आप बात करते हो तो एक बहुत ब्यूटीफुल बात निकल के आती है कि जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगा, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। तो जब तक आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आपके पास आपका पैसा और आपका पैसा खर्च करने की क्षमता जब तक नहीं होगी, तब तक वुमेन एम्पावरमेंट अचीव नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्पर्श गंगा के ज़रिए जितने भी गंगा जी में फूल पत्ती बह के आते थे उनको इकट्ठा करके सेंट स्टिक बनाने का 800 महिलाओं को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और उससे उनकी आजीविका चली। और ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो महिला कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। बट वो कहते हैं ना, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, और साड़ी में ही नारी है और नारी में ही साड़ी है। दो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी, बट नारी सिर्फ साड़ी में लिपटी हुई कोई एंटिटी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। और ये समय आ गया है कि वो नारी खुद भी बताए और समाज भी उसको उससे बढ़कर देखना शुरू करे। आरुषि मैम, शशि रतूड़ी मैम का आपने नाम सुना होगा ना, नमक वाली के नाम से फेमस है। तो वो भी हमारे पॉडकास्ट में आई थी, तो वो शार्क टैंक में गई थी
और उन्होंने बल्कि बताया कि जो पहाड़ी जो नमक होता है ना, जिसे हम लूण, सिलवट्टे में, लूण। हाँ हाँ, लूण, हाँ। तो उन्होंने उसी को ब्रांड बना दिया। हम्म। प्लस उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार दिया है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले। तो ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं पहाड़ उसके लिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अपनी महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए, है ना, और उन्हें किस तरीके से आप प्रेरणा दे सकती हैं, बिकॉज आप मीडिया फील्ड की हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसे कुछ आइकॉन्स निकल के आए हैं गौरा देवी जैसे, पर क्या हम जितनी भी हमारी पहाड़ी महिलाएं हैं, क्या हम उनको सशक्तिकरण दे पाएंगे, कर बिल्कुल, पाएंगे? बिल्कुल। और उसके लिए हिमश्री भी काफ़ी काम कर रहा है। हम लोग यहाँ से टैलेंट को डेप्यूट करते हैं, और बहुत फ़नी बात ये है कि मेरी हिमश्री की मुंबई में जो टीम भी है, उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम ये बात को गलत साबित कर देंगे ना कि एक औरत की दुश्मन होती है, उस दिन मुझे लगता है कि हम काफ़ी लेयर तक वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। और बहुत ज़रूरी है कि कहते हैं ना, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक पुरुष शिक्षित होता है, बट एक महिला शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज और पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। सो दिस इज़ द abundance, दिस इज़ द ऑरा एंड दिस इज़ द कैपेबिलिटी वी कैरी फॉरवर्ड। तो वो औरत को बहुत ज़रूरी है पहले खुद समझना कि मैं वो सरस्वती भी हूँ जो ज्ञान देती है, वो अन्नपूर्णा भी हूँ जो खाना देती है, और मैं वो दुर्गा भी हूँ जो कि गलत तत्वों के आ जाने पर उनका नाश भी कर देती हूँ। तो मैं संपूर्ण हूँ। वो संपूर्णता खुद में महसूस करना और एक औरत का दूसरी औरत को सपोर्ट करना, मुझे लगता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरुषि मैम इन्वायरमेंट के लिए आप बहुत काम कर रही हैं, है ना। आपका इस बारे में क्या विचारधारा है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो इन्वायरमेंट से खिलवाड़ हो रहा है, कितना सही है? देखिए, मैं इस बात में भरोसा करती हूँ, 2 बातों पे भरोसा करती हूँ। एक तो पहले कि हम इस ब्रह्मांड में बहुत छोटी इकाई हैं जो किसी पे क्वेश्चन करने के लिए केपेबल नहीं है। हमें सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए। और दूसरी बात, व्हाट आई बिलीव इन, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर पेड़ कट रहे हैं तो सवाल अपने से पूछिए कि अगर कट रहे हैं और आपको इतनी तकलीफ है, आपने लगाए कितने? तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से ये दुनिया नहीं सुधरने वाली है, एनवायरनमेंट नहीं बचने वाला है, गंगा भी साफ नहीं होने वाली है। हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कुछ समय पहले मैं जापान गई थी और मैं बहुत खुल के इस बात को भी बोल रही हूँ, क्योंकि आई वॉज सो इम्प्रेस्ड टू सी कि एक कंट्री इतना अच्छा बैलेंस कैसे ला सकती है, जहाँ पर आप एक तरफ आधुनिकता देख रहे हो, दूसरी तरफ वही सेम ट्रेडिशन। उनके आज भी जितने देवी देवता हैं वो किसी ना किसी, वो पानी के नाम पे हैं, वो पेड़ के नाम पर हैं। तो वो पूज इसलिए रहे हैं क्योंकि वो उन चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं, उन चीज़ों को इज्जत नवाजते हैं। भारत को और स्पेशली उत्तराखंड को, क्योंकि हम लोग देवभूमि हैं और हम लोग रिच इन लैंड हैं, हमारा जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जो है वो रिवर बेड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हमारे पास फॉरेस्ट है। तो उसको प्रिजर्व करते हुए हम आधुनिकता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, और एक बैलेंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो वो बैलेंस कैसे मैनेज हो सकता है, उस चीज़ को बात करने की, फिगर आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। आरुषि मैम, मैंने आपका एक सुना था कि आपने कहा था कि हम 8 बजे से पहले ही घर आ जाते हैं, है ना? कुछ ऐसा आपने कहा था, ओके। तो मैम, मेरा ये सवाल है कि आज जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, हमारी पहाड़ की बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं हैं, है ना। सरेआम गला काट दिया जाता है ना, सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है, ऋषिकेश की घटना है ना। तो आपका जो इस प्रकार का कमेंट था, आपने एक प्रकार से एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि हमें, है ना, समय से पहले घर आ जाना चाहिए ताकि सेफ रहें। अब मैम, अब मीडिया है, ऐसे बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको रात को भी काम करना पड़ता है ना मैम? एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर हम कैसे अपनी बेटियों को बचाएं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे क्या लगता है ना, ये दीप्ति जी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और आई एम श्योर प्रशासन हो, चाहे हमारा राज्य हो, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो इतने सेंसिबल हैं, और ही इज़ यंग, ही इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग सो मैनी चेंजेस, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि समाज में ना जो है वो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और शिक्षा सिर्फ औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है।
शिक्षा उन लड़कों के लिए भी ज़रूरी है, उन परिवारों के लिए ज़रूरी है जो कि अपने बेटों को ये समझाएं कि अगर औरत आधी रात में निकली है तो बेटा वो खुली तिजोरी नहीं है। तो अगर तुम्हारे घर की माँ है, बहन है, देन वो भी किसी घर की माँ और बहन है, बेटी है। तो वो जो एजुकेशन है, दैट वुमन इज़ नॉट ओनली अ कमोडिटी, वो एक कोई सामान नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है जिसको आप खरीद और बेच लें या खाली पड़ी मिल जाए तो उसका यूटिलाइज़ कर लें। तो उसके लिए ना एक बहुत लार्जर लेवल पर हमको एजुकेशन और स्पेशली जो परिवार है वो अपने बच्चों को और बेटियों को इस बात की अवेयरनेस दें। दिस विल हैपन ग्रेजुअली। मैं इस बात को शेयर करूँगी कि जब मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, ये 8 बजे वाला तो मैंने पता नहीं कब बोला होगा, पर क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस चलता है, कई बार हम लोग 11-12 बजे तक भी ऑफिस में बैठते हैं। बट महाराष्ट्र धीरे धीरे उस हद तक पहुँचा। मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे लोग भी इज़ क्वाइट सेंसिबल एंड एजुकेटेड। सो एजुकेशन बिकम द की। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है उनको जो है वो एजुकेशन मिले और प्रशासन अपनी तरफ से जो कर रहा है वो अच्छा करा और भी अच्छा कर सकता है। ओके आरुषि मैम, एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना All चाहेंगे? right, रेडी? always. कथक के घुंघरू या कैमरे का लेंस आप सबसे ज़्यादा खुद के करीब कहाँ महसूस करती हैं? कैमरा के लेंस के आगे घुंघरू पहने हुए। इंटेलिजेंट आंसर। एक्ट्रेस बनना ज़्यादा मुश्किल है या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब। अगर आपको किसी बॉलीवुड सॉन्ग पर क्लासिकल कथक कोरियोग्राफ करना हो तो आप कौन सा सॉन्ग चुनेंगी? देवदास के सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैंने पंडित बिरजू महाराज जी के कोरियोग्राफी में उसको नेहरू सेंटर में परफॉर्म भी किया। बॉलीवुड डायरेक्टर और एक्टर whom you want to work? Certainly Imtiaz Ali and Sanjay Leela Bhansali is one of the favorites. एक बड़ी राजनेता की बेटी होना रास्ता आसानी से खोलता है या उम्मीदों का एक भारी दबाव लेकर आता है? मैं तो बस्ते की बात पहले ही कर दी है। ओके पब्लिक लाइफ को संभालने के लिए आपके पिता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की दी हुई सबसे बेस्ट सलाह? नेवर ट्रीट योर सेल्फ एज अ प्रिविलेज वन। आप मैं सीएम मैं हूँ या शिक्षा मंत्री मैं हूँ, तुम नहीं। और एक्नॉलेजमेंट कि आप जो भी कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लो। ग्रेट। आज के दौर में विमेन एम्पावरमेंट की सही परिभाषा क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हर औरत अपनी रोज़गार के अवसर खुद क्रिएट करे, उसके पास पैसा और उस पैसे को खर्च करने का पूरा अधिकार उसका हो। दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी। उत्तराखंड के किसी छोटे शहर या गांव की लड़की जो ग्लैमर वर्ल्ड या एक्टिंग में जाना चाहती है, क्या टिप देना चाहेंगे आप उन्हें? बी कंसिस्टेंट, हौसला मत खो और वो पत्थर बनो जिसकी वैल्यू जगह के हिसाब से होती है। हो सकता है आज उत्तराखंड में ना हो पर मुंबई में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो अपने आप को पॉलिश करते रहें और सही समय पर सही तरीके से प्रेजेंट करें। आरुषि, अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई बायोपिक बनती है तो आप किस एक्ट्रेस को चाहेंगी कि वो आपका रोल निभाए? नहीं, मैं खुद ही करूँगी और आई एम वेरी मच श्योर मेरी लाइफ में बायोपिक ज़रूर बनेगी। कि मेरी सीईओ खड़ी है, मैं इनको बोलती हूँ तब तक जिंदा रहना बताने के लिए कि व्हाट ऑल वी हैव गॉन थ्रू। वो एक रूमर अबाउट योरसेल्फ जिसे सुनकर आपको हंसी आई? आई हैव डन लॉट ऑफ सर्जरी और मैंने बोटॉक्स एंड सब कुछ कराया है। ओके फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आएंगी आरुषि? देखते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम टू फिगर आउट मोर। आरुषि मैम, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को या उन यूथ को जो एक्टिंग करियर पे जाना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? गाइज, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता और ये बिल्कुल भी नहीं है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी अ चाइल्ड, सपने देखो क्योंकि जब सपने देखोगे तभी उन्हें पूरा कर पाओगे। अपने आप को कभी रिस्ट्रेन मत करो। फील अबंडेंस इन योरसेल्फ। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सक्षम हो, तुम कैपेबल हो। और कभी भी मनोबल टूटे तो ये याद रखना कि तुम वो इंसान हो जो सपने देखता है और उसे पूरे करने का अधिकार भी रखता है। That's
लवली लवली। आरुषि मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आई। थैंक और यू। आशा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने थे लेकिन समय की Always पाबंदी के happen. कारण, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर आएँ, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे मैम, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमने बातचीत की आरुषि निशंक मैम से, और वो एक रोल मॉडल है हमारी उन तमाम पहाड़ की बेटियों से जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।